हेलो हेलो हेलो। आप सभी का स्वागत है अपनों वाला के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं मसरूर अहमद। मेरा आप सभी को प्रणाम सलाम आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत बातचीत हम लोगों ने कर ली थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ थॉट्स लिख लेते हैं। थॉट्स ये है कि डोंट वॉच क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। यानी कि हमको घड़ी नहीं देखना है, जो वो करती है वही करना है, चलते रहना है। हमको हमको हार के नहीं बैठना है, ठीक है। हमको कंटिन्यूसली मेहनत करना है और आगे चलते रहना है। बाकी जो कुछ भी है उनके हाथ में है, दिलाने वाले वही है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल का नाम है अपनू वाला। जाइए लोग, सर्च कीजिए, देखिए, फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और जो भी पिछला वीडियो है उसको अच्छे से देखिए, फिर इस लेक्चर को कीजिएगा। तो चैप्टर का नाम ये है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या ही कुछ पढ़ा था, उस चीज़ों को एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल्स क्या थे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल क्या थे? तो हम लोग क्या बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल में कि एनिमल मल्टी सेल्यूलर होते हैं। बहुत सारे इनमें सेल्स पाई जाती हैं, बहुत सारे कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी और चीज़ों पे, किसी और जानवरों पे, किसी और जानवर पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। यानी कि निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, दूसरे दूसरे चीज़ों पे निर्भर रहते हैं। उसके बाद हम बताए थे कि एनिमल्स मेटाजोअन्स होते हैं, इनमें मल्टी सेलुलरिटी देखी जाती है। उसके बाद इसमें हम बताए थे कि इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, यानी कि हम लोग कंप्लीट फूड को इंजेस्ट करते हैं, देन उसका ब्रेकडाउन होता है, डाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज हो रही है। तो देखा कि हमारे बॉडी को अगर सबसे पहले कोई बनाता है, सबसे छोटी इकाई है हमारे बॉडी की तो सेल्स है। सेल्स ऑर्गेनाइज हुई टिश्यू में, टिश्यू ऑर्गेनाइज हुआ ऑर्गन में, ऑर्गन ऑर्गेनाइज हुआ ऑर्गन सिस्टम में। फिर हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिजम्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो यूनिसेल्युलर होंगे या वो मल्टी सेल्युलर होंगे। यूनिसेल्युलर जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे उसको हम लोग यूनिसेल्युलर बोले, यानी कि उनमें जितनी भी एक्टिविटीज थी लाइक डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एनीथिंग इज डूइंग बाय अ सिंगल सेल, उनमें जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सिंगल सेल्स के द्वारा परफॉर्म की जा रही थी। उसके बाद मल्टी सेल्युलर में हम लोग देखे कि इनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है। तो बहुत सारे सेल्स यहाँ पाया जाएगा, वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होगा कि वहाँ पे वर्क डिवाइडेड था। अगर हम लोग यूनिसेल्युलर की बात करें तो उसका एग्जांपल था अमीबा और पैरामीशियम, इसका एग्जांपल था हाइड्रा और एनिमल्स। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू बना रही थी, टिश्यू ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बना रही थी, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन सिस्टम बना रही थी। उसी तरह जैसे कि हम लोग बचपन में एबीसीडी पढ़ते हैं, एबीसीडी से हम लोग वर्ड बनाते हैं, वर्ड से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से हम लोग पैराग्राफ बनाते हैं। तो इतना बात हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था टिश्यू किसे कहते हैं। तो टिश्यू का हम लोग एक अच्छा डिफिनेशन लिखे थे कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स having common origin along with intercellular substance perform a specific function। इसमें बहुत सारी सेल्स थी और
इनमें कॉमन ओरिजिन होती है। इसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कराता है। इसके बाद हम लोगों ने टिश्यू को हम लोगों ने क्लासीफाई भी किया था आगे जाके। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गन के लिए भी देखा था कि डिफरेंट ऑर्गन के पास अलग अलग टिश्यूज पाई जाती है। इनमें एक टिश्यूज इसमें अलग अलग अरेंजमेंट में पाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गन सिस्टम को देखा था कि व्हेन टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट फिजिकली और केमिकली फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। दो या दो से अधिक ऑर्गन एक दूसरे से फिजिकली या केमिकली इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये बातें भी हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया था। टिश्यू क्लासीफाई थे 4 पार्ट्स में। सबसे पहला था एपिथेलियल टिश्यू, फिर कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की बात हम लोग किए थे तो क्या कर रहा था एपिथेलियल कर रहा था कि हमारे बॉडी को लाइनिंग, कवरिंग, डिफ्यूजन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करा रहा था। वही हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्ट का मतलब जोड़ना, ये चीज़ों को सपोर्ट करने में हेल्प किया, लिंकेज देने में हेल्प किया। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड, बोन और कार्टिलेज था। मस्कुलर टिश्यू की बात करें ओवरऑल तो ये हमारे लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। न्यूरल टिश्यू जो हमारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एपिथेलियल टिश्यू की ओर। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका बात हम लोग करेंगे। तो देखिए एपी और थेलियल दो वर्ड से मिलकर बना है। एपी का मतलब होता है अपॉन, थेलियल का मतलब होता है टू रेस्ट। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, these tissue is always rest upon other tissue like connective tissue, तो ये टिश्यू हमेशा किसी और टिश्यू पे क्या करता है, हमेशा किसी और टिश्यू पे रेस्ट करता है, लाइक कनेक्टिव टिश्यू पे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे इसमें जो सेल्स होती है, सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड with little intercellular space, hence little intercellular substance। यानी कि जो सेल्स है इसमें वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिसके पास स्पेस कम होता है, विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, जिसको हम लोग लिटिल इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग बात करें तो ये अवेस्कुलर होते हैं, यानी इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है। ये क्या होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं, एवेस्कुलर होते हैं। ए का मतलब हो गया एब्सेंस, वेस्कुलर का मतलब हो गया ब्लड वेसल, वेस्कुलर का मतलब ब्लड वेसल, यानी कि इनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट थी। तो क्वेश्चन ये है कि जब इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट थी तो इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा, इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा। तो इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, जैसे कि ये अपना एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है,
और इसके बीच में जो ये देख रहे हैं बीच वाला, ये ये जो बीच वाला है ये बेसमेंट है। बेसमेंट के नीचे हाईली वेस्कुलर, जहाँ पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो इनमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू ये क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू को डिफ्यूज करता है और बेसमेंट के द्वारा इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलता है। तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं। द ऑक्सीजन एंड nutrients from blood in connective tissue to diffuse epithelium via basement, ठीक है। तो इसमें कैसे मिलेगा इसको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट, तो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है जहाँ हाईली वेस्कुलर होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जो क्या करेंगे, एपिथेलियम को डिफ्यूज करेंगे और उसको बेसमेंट के द्वारा उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाएंगे। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं फिगर बना के। तो ये फिगर है, ठीक है, ये हाईली वेस्कुलर है। जो ये एपिथेलियम का जो ऊपर वाला सरफेस है इसको एपिकल सरफेस है, ये एपिकल सरफेस है। ये जो नीचे वाला सरफेस है ये बेजल सरफेस है, बेजल सरफेस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होती है। और ये जो बीच वाला है, बीच वाला ये बेसमेंट है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल। और ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, हाईली वेस्कुलराइज्ड है कनेक्टिव टिश्यू अपना, हाईली वेस्कुलराइज्ड, ठीक है। तो ओवरऑल यही बातें थी कि क्या करता है ये कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम को डिफ्यूज करता है और बेसमेंट के द्वारा इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाता है। इतना बात हम लोग समझ लिए। तो आगे हम लोग देखेंगे कि एपिथेलियम के पास तो कोई भी ब्लड वेसल्स होता नहीं है। अब देखेंगे कि जो इसका ऊपरी सरफेस है वो या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फेस करेंगे या वो बॉडी फ्लूइड में फेस करते हैं। द फ्री सरफेस either faces external environment और बॉडी फ्लूइड, इसका जो फ्री सरफेस है या तो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फेस करेगा या वो बॉडी फ्लूइड से फेस करेगा। और ये क्या होते हैं, इनमें हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, हाई रीजेनरेशन, जल्दी जल्दी बनने का इनमें कैपेसिटी पाया जाता है, हाई रीजेनरेशन।
और ये क्या होते हैं, इनमें ब्लड का कोई भी सप्लाई नहीं होता है, ब्लड वेसल्स होता ही नहीं है, लेकिन इसमें नर्व सप्लाई होता है। क्या होता है इसमें, नर्व सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसमें क्या होता है, नर्व सप्लाई होता है। तो उम्मीद है कि इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको एनसीईआरटी से आप जाकर कंपेयर कीजिएगा, आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको बताया जा रहा है, आप यहाँ पे पढ़ के जाइए और क्वेश्चन क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली क्या है, ठीक है। आप जाके एनसी, चूंकि यहाँ पे थोड़ा लैक ऑफ टाइम है जिसके कारण हम एनसीईआरटी को रीड नहीं कर सकते हैं लाइन बाय लाइन, तो आप इस टोटल एनसीईआरटी को आप पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब बात करेंगे हम लोग की एपिथेलियम की कितनी ओरिजिन होती है। तो एपिथेलियम हैज थ्री ओरिजिन। कौन कौन से होंगे, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और कौन कौन सा होगा, इंडोडर्म, इतना बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए भैया, इसमें जो फ्री सरफेस है तो उसमें क्या क्या हो सकता है। फ्री सरफेस में है, क्वेश्चन है, फ्री सरफेस में है क्या क्या हो सकता है। इसमें एक आता है माइक्रोविलाई, और एक आता है सीलिया, ठीक आता है सीलिया। तो अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो माइक्रोविलाई होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ बनाता है, तो एपिथेलियम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड्स पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा। और इसका काम क्या होता है, जब सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन के समय ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सिक्रीशन या एब्जॉर्प्शन के समय ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। देखिए finger like projection finger like projection of plasma membrane of epithelium to increase surface area for secretion and absorption, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात थी, समझ में आ गया होगा। वही अब सीलिया की बात करें तो सीलिया क्या करता है, तो सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो चीजों को एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है, जो चीजों को एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। हेयर लाइक प्रोजेक्शन that is responsible for movement of substance along
वन डायरेक्शन, अलोंग वन डायरेक्शन, जो चीजों को एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है। इसका हम एक बार स्ट्रक्चर बना के आपको समझा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। ये ही फोल्डिंग क्या कहलाती है? माइक्रोविलाई कहलाती है। ये फोल्डिंग क्या कहलाएंगी? माइक्रोविलाई कहलाएंगे। चीजें इसमें से निकल रही है तो इसका क्या होता है? सिक्रीशन होता है। अगर इसमें से कोई चीज निकल रहा है तो सिक्रीशन, अगर इसमें कोई चीज आ रहा है, कोई चीज आ रहा है अंदर में, तो इसका मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। वही सीलिया की बात करें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आया आप लोग को? तो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे कि हमारा एपिथेलियम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। एपिथेलियम की बात करेंगे अब। एपिथेलियल टिश्यू तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, एक है क्यूब कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। अगर सिंपल एपिथेलियम की बात करें तो ये सिंगल लेयर से बनी होती है। वही कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो वो मल्टी लेयर से बनी होती है। मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। वही हम अगर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये मेनी लेयर ऑफ सेल से बनी होती है। मेनी मेड अप ऑफ मेनी लेयर ऑफ सेल्स। इसका भी हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह का इसका डायग्राम होगा। इस तरह का इसका डायग्राम होता है। ये मल्टी लेयर होते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे इसकी बात करते हैं तो इसका काम क्या होता है। ये सिंगल लेयर होती है तो आप इसका लॉजिक समझ सकते हैं कि सिंगल लेयर होती है, और ये मल्टी लेयर होती है तो ये भी लॉजिक समझ सकते हैं कि ये मल्टी लेयर होती है। तो इसका काम क्या हो सकता है? तो देखिए भैया, सिंपल एपिथेलियम जो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है तो थिन है, तो इसका काम क्या होगा? ये हमारे को सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन में, डिफ्यूजन में, फिल्ट्रेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, वही कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है। मल्टी लेयर्ड है तो यानी कि वो प्रोटेक्शन का काम करेगी। प्रोटेक्शन का काम करेंगे हमारे लिए, केमिकल हो या मैकेनिकल स्ट्रेस हो उससे हम लोग को बचाएंगे। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। मेजर रोल इन secretion, absorption, filtration
ये कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? तो ये लाइनिंग्स पे पाए जाते हैं, बॉडी कैविटीज में पाए जा सकते हैं, डक्ट्स में पाए जाते हैं, ट्यूब्स में पाए जाते हैं। लिख देते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा प्रेजेंट इन बॉडी कैविटीज अराउंड lungs, ट्यूब्स, डक्ट्स etc. यहाँ पे ये पाए जा सकते हैं। वही अगर हम कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये क्या करते हैं, इसका मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन में, मेजर रोल इन केमिकल एंड मैकेनिकल मेजर रोल इन केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस मेजर रोल इन प्रोटेक्शन against chemical and mechanical stress, chemical and mechanical stress। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो हम लोग क्या आ जाएगा, स्किन। तो देख लीजिए आप लोग कंपाउंड एपिथेलियम का मेजर रोल इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, इसका एग्जांपल है स्किन। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग सिंपल एपिथेलियम की। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशली कि सिंपल एपिथेलियम के बारे में डील करेंगे, फिर देन कंपाउंड एपिथेलियम पर आएंगे। सिंपल एपिथेलियम में आज हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम कवर कर लेंगे। तो सिंपल एपिथेलियम on the basis of structural modification of cell, it is classified as स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के बेसिस पे ये क्लासीफाई हुए हैं। किसमें सबसे पहला है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, उसके बाद दूसरा है सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम, तीसरा है अपना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मैं बात समझ लिए कि अपना जो सिंपल एपिथेलियम था वो क्लासीफाई हुआ है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के बेसिस पे। कितने में क्लासीफाई हुआ है, थ्री कैटेगरी में क्लासीफाई हुआ है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियम एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो आज हम लोग सिंपल स्क्वेमस को पूरा डील करेंगे, देन अगले लेक्चर में हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलुमनार को भी देख लेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंपल स्क्वेमस कंप्लीट कर लेते हैं।
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका जो सेल होता है वो फ्लैट होता है। इसका सेल कैसा होता है? फ्लैट होता है। सेल्स आर फ्लैट। इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो भी फ्लैट होता है, लेकिन वो सेंटर में पाया जाता है। वो भी फ्लैट होता है लेकिन वो सेंटर में पाया जाता है। तो लिख लेते हैं न्यूक्लियस इज फ्लैट located on the center अब ये है कि ये सेल के साथ इरेगुलर बाउंड्रीज बनाती है। सेल्स के साथ ये इरेगुलर बाउंड्री बनाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। सेल्स विथ irregular boundaries जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं। टेसिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं इसको। इतना तक आपको बात समझ में आ गया होगा। आगे की बात करें तो ये फ्लोर्स पे टाइल्स की तरह पाए जाते हैं। फ्लोर्स पे टाइल्स की तरह पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम बोलते हैं। इट इज present like tiles on a floor hence known as pavement epithelium। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम कहते हैं। तो भैया देखेंगे अगर स्क्वेमस एपिथेलियम की, तो ये बहुत पतली होती है। तो पतली होती है तो इसका जो फंक्शन होता है, इसका जो मेन काम होता है, तो ये छानने का काम करती है, या चीज़ों को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कराने में हेल्प करती है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। चीज़ों का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं। इसके बाद हम फंक्शन की बात करेंगे। तो इसका फंक्शन किसमें है? फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन का काम है फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हम लोग देखे हैं कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल होगा एल्वियोलार sac of lungs, like alveoli। उसके बाद एल्वेलाई के अगर हम बना दे तो देखो देखिएगा ऐसे होगा।
एज यूजुअल है, देख लेते हैं। यहाँ पे पाया जाता है, फिर ये ब्लड कैपिलरीज में पाई जाती है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज में पाई जाती है, तो उस समय इसको एंडोथेलियम कहा जाता है। फिर ये ग्लोमेरुलस में पाई जाती है, ग्लोमेरुलस में पाई जाती है। फिर ये वुमेन्स कैप्सूल में पाई जाती है, वुमेन्स कैप्सूल में पाई जाती है। तो ये ओवरऑल बात हम लोग स्क्वेमस एपिथेलियम की कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम की बात करेंगे। तो इसमें कोई भी किसी भी तरह का दिक्कत होगा आप लोग को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब अगले वीडियो में आप लोग को देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।